हेलो स्टूडेंट्स। आज इसमें हम फर्स्ट यूनिट का जो नेक्स्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं ये है लेक्चर नंबर 3। और आज का टॉपिक है लैग्रांज मेथड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का और यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें क्योंकि क्वेश्चन का वेटेज 10 मार्क्स में यहाँ से तो जाता है लैग्रांज, या फिर आप लोगों ने अभी एक नेक्स्ट टॉपिक और पढ़ाऊंगी चार पिट, दोनों में से कंफर्म क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो चलिए लैग्रांज की स्टार्टिंग करते हैं। इससे पहले जब हमने लेक्चर 1 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो हमने वहाँ कुछ टाइप्स पढ़े थे पीडीई के, और ये टाइप्स वहाँ पर मैंने डिफाइन किए थे लीनियर, क्वाजी लीनियर, सेमी लीनियर। तो आज जो हम यहाँ लेने जा रहे हैं लैग्रांज मेथड, एक्चुअली लैग्रांज मेथड क्या है? ये लैग्रांज डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और किस तरह से लेते हैं ये देखिए। जो भी फर्स्ट ऑर्डर क्वाजी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसी को आप लैग्रांज लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। अब क्वाजी की क्या स्टैंडर्ड फॉर्म थी? कैपिटल P इंटू स्मॉल p प्लस कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इक्वल्स टू आर एक्स वाई जेड, जहां स्मॉल p का अपना यूजुअल मीनिंग है कि ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड q इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। अब स्मॉल p और स्मॉल q के साथ जो भी फंक्शन लगे हैं या जो भी उसका कोफिशिएंट है उसे मैंने सिर्फ कैपिटल P से या स्टैंडर्ड फॉर्म कैपिटल P, और स्मॉल q के साथ जो भी फंक्शन है उसे आप कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब ये फंक्शन स्मॉल p के साथ जो भी है यहाँ पर ये एक्स वाई जेड का हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है या एक्स वाई जेड का। इसी तरह कैपिटल Q ये भी एक्स वाई जेड का हो सकता है और राइट हैंड साइड भी आपका एक्स वाई जेड का फंक्शन हो सकता है। तो आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाए आप सबसे पहले अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे क्या वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो वो लैग्रांज है और आप उसको सॉल्व करेंगे लैग्रांज के स्टेप्स से। अदरवाइज हम कोई और मेथड फॉलो करेंगे जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर ये लैग्रांज इक्वेशन है तो इसका जनरल सॉल्यूशन आप कैसे लिखते हैं? जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मेट है फाई इज अ फंक्शन ऑफ यू वी। फाई आर्बिट्री फंक्शन है और आर्बिट्री फंक्शन के बारे में हम लेक्चर नंबर 2 में जान चुके हैं कि कोई भी आर्बिट्री फंक्शन अगर दिया जाए तो हम उसकी हेल्प से पीडीई बनाते थे। यहाँ पीडीई दिया गया है तो उसके हेल्प से हम आंसर लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। तो यहाँ जो सॉल्यूशन है वो आर्बिट्री फंक्शन के फॉर्म में दिया जाएगा, फाई इज ए फंक्शन ऑफ यू वी। अब ना तो हमें u पता है ना हमें v पता है, तो हमारा टारगेट है हर क्वेश्चन में u और v फाइंड आउट करना। अब u और v क्या है? u और v सॉल्यूशंस हैं। दो ऐसे सॉल्यूशन आप फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन के जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। बस उन सॉल्यूशन को हमने u और v से डिनोट कर दिया कि मान लीजिए फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया, कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, वो एक्स वाई जेड में कोई भी रिलेशन आ सकता है, तो आपने उसे लेट कर लिया कि जो भी आपके पास सॉल्यूशन आया दिस इज इक्वल्स टू ए, कांस्टेंट है। दूसरा सॉल्यूशन आपने फिर से इसी इक्वेशन को सॉल्व करके निकाला, उसे आपने डिनोट कर लिया v से। कोई भी एक्स वाई जेड का फंक्शन आ सकता है सॉल्यूशन में, दिस इज इक्वल्स टू सेकंड कांस्टेंट b। या आप कांस्टेंट c1 ले सकते हैं, c2 ले सकते हैं, a ले सकते हैं, b ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं कांस्टेंट राइट हैंड साइड। बस आपको इक्वेशन को सॉल्व करके दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब इन्हीं दोनों सॉल्यूशन की हेल्प से हमें सिर्फ अपना आंसर लिखना है, फाई आर्बिट्री फंक्शन लगाना है, ब्रैकेट फर्स्ट सॉल्यूशन कॉमा सेकंड सॉल्यूशन, ये करने का तरीका है। तो मेन टारगेट लैग्रांज का क्या है? दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, फर्स्ट इज u एंड सेकंड इज v। मेन टारगेट हर क्वेश्चन का ये रहता है। अब इसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हमारे कुछ वर्किंग स्टेप्स हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आपके पास जो इक्वेशन हो वो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। स्मॉल p प्लस स्मॉल q इक्वल्स टू r। अब p और q के साथ कुछ भी हो सकता है, कैपिटल P एंड कैपिटल Q, जो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म दिया। अब इसकी हेल्प से आप एक ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने का क्या फॉर्मूला होगा? dx अपॉन कैपिटल P। कैपिटल P कह रहे हैं, कैपिटल P मतलब स्मॉल p का कोफिशिएंट। इसके बाद dy ओवर कैपिटल Q क्या होगा? स्मॉल q का कोफिशिएंट, कुछ भी हो dy अपॉन दिस
इक्वल्स टू डी जेड अपॉन राइट हैंड साइड जो दिया गया हो उसे यहाँ पुट कर ले, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब देखा जाए तो 3 रेशो बन के आ गई है, dx अपॉन p फर्स्ट इक्वल्स टू सेकेंड dy ओवर q सेकेंड रेशो इक्वल्स टू थर्ड रेशो। तो जितना भी काम करना है हमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे काम करना है और 2 सॉल्यूशन निकालने हैं। अब इनकी हेल्प से कैसे निकालें कि फर्स्ट सेकंड को ले लें, जहां से आंसर मिल जाए सेकंड थर्ड को ले लें, फर्स्ट थर्ड को ले लें, जहां से आपको आंसर मिल जाए, जहां से आप आंसर निकाल सके। कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि फर्स्ट सेकंड को ही लेना है, सेकंड थर्ड को ही लेना है, जहां से आप आंसर फाइंड आउट कर सके। आपको 2 आंसर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट आंसर डिनोटेड बाय u, सेकंड आंसर डिनोटेड बाय v। u इक्वल्स टू कांस्टेंट c1, v इक्वल्स टू कांस्टेंट c2। अब 2 फंक्शन निकाल लिए, बस आपको क्या लिखना है उसके बाद जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन कैसे लिख रहे हैं, फाई लगाया फंक्शन ब्रैकेट फर्स्ट जो आपने आंसर निकाला कॉमा सेकंड जो निकाला, दिस इज इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर लिखने का तरीका, दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ लैग्रांज डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा, कहीं कहीं आप ये भी लिखते हैं कि u की वैल्यू दे दी इन टर्म्स ऑफ v या फिर v को दे दिया इन टर्म्स ऑफ u, ये आपकी चॉइस है। हम यहाँ सारे सॉल्यूशन इस फॉर्मेट में लिखेंगे जो हमने यहाँ पे फर्स्ट यूज किया है, फाई इज ए फंक्शन ऑफ uv। अब यहाँ पर आते हैं कि हमारे पास तो 2 सॉल्यूशन निकालने, मेन टारगेट यही है हमारा, तो हम किस तरह से काम को करें या हमने यहाँ पर किस तरह से अपने पूरे लैग्रांज को डिवाइड किया। अब सारा जो रोल है वो आपके पास ये फर्स्ट सेकंड थर्ड रेशो का रोल है। या तो आपको अपने आंसर ग्रुपिंग से मिल जाएंगे, ग्रुपिंग का मतलब कि आपने फर्स्ट और सेकंड को एक साथ ले लिया, दिस इज कॉल्ड ग्रुपिंग। या फिर हो सकता है आपने सेकंड और थर्ड को एक साथ ले लिया, हो सकता है यहाँ से आंसर मिल रहा हो। या फिर आपने हो सकता है फर्स्ट और थर्ड को आप साथ में ले लें, तब आपको आंसर मिल रहा हो, दिस इज कॉल्ड ग्रुपिंग। या तो आपको आंसर अपने ग्रुपिंग से मिलेंगे, अगर ग्रुपिंग से आंसर मिलता है तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ग्रुपिंग से आंसर ना मिले तो हम जाएंगे मल्टीप्लायर्स पे। मल्टीप्लायर्स का मतलब इन रेशियोज के अंदर कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर्स बन सके, इंटीग्रेशंस बन सके, हम इजीली आंसर्स फाइंड आउट कर सके, वो हमारे मल्टीप्लायर्स। क्वेश्चन देखकर हमें समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ क्या मल्टीप्लायर ले कि हमें एक आंसर यहाँ से मिल जाए। थर्ड, कि हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको ग्रुपिंग भी करनी पड़े और मल्टीप्लायर भी करना पड़े, तो वहां पर आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। हो सकता है एक आंसर ग्रुपिंग से मिल रहा हो सकता है दूसरा आंसर आपको मल्टीप्लायर से मिल रहा हो। तो इस लेक्चर में आज जो हम लेने जा रहे हैं वो हम सिर्फ ग्रुपिंग के क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ मल्टीप्लायर्स या बोथ दोनों पर डिपेंड क्वेश्चंस लेंगे। तो आज सिंपल क्वेश्चन इस लेक्चर में कि बाय यूजिंग ग्रुपिंग हम किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे। अब यहाँ पर लिखा है फर्स्ट, यहाँ है सॉल्व PDE y square z p plus x square z q equals to xy square। तो देखेंगे सबसे पहले क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म है कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल्स टू r। अगर मैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म से अपने क्वेश्चन को कंपेयर करूं तो मुझे यहाँ से कैपिटल P क्या मिलता है, स्मॉल p का कोफिशिएंट। तो स्मॉल p का कोफिशिएंट है मेरे पास y स्क्वायर z। कैपिटल Q की वैल्यू आपको क्या मिलती है, स्मॉल q का कोफिशिएंट। तो यहाँ आपके पास है x स्क्वायर z, और राइट हैंड साइड जो भी फंक्शन है दिस इज कैपिटल R, दिस xy स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके p q r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इसकी हेल्प से अब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करें। यहाँ से आप फर्स्ट ऑफ ऑल बनाए ऑक्सिलरी इक्वेशन, और ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने फॉर्म करी, फॉर्मूला लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल dx ओवर कैपिटल P इक्वल्स टू dy ओवर कैपिटल Q, दिस इज इक्वल्स टू dz ओवर कैपिटल R। तो हमारे पास ये ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म हो जाती है dx ओवर P मीनिंग y स्क्वायर z, dy ओवर Q मीनिंग x स्क्वायर z, एंड दिस इज इक्वल्स टू dz ओवर xy स्क्वायर। अब लैग्रांज पढ़ाने से पहले ही कह रही हूँ क्योंकि यहाँ आपको प्रैक्टिस की बहुत रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हर बार आपको ये देखना होगा कि आप सॉल्यूशन ग्रुपिंग से निकालें, मल्टीप्लायर से निकालें, या दोनों का यूज करके आंसर निकालें। अब यहाँ आपने इसको लेट कर लिया, दिस इज फर्स्ट रेशो, दिस इज सेकेंड रेशो एंड दिस इज थर्ड रेशो।
जहां से आंसर बना सकते हैं वहां से आप अपने आंसर बनाएं। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखें, मैं और फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं एक साथ ले लूं तो हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे dx ओवर वाई स्क्वायर z इक्वल्स टू dy ओवर x स्क्वायर z। मैंने इन दोनों को साथ क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर ये x और y में है, नीचे जो फैक्टर आ रहा है वो z दोनों में कॉमन है। इसका मीनिंग मैं यहाँ से z को इजीली कैंसिल आउट कर सकती हूँ। और अब मेरे पास ये पूरा इक्वेशन क्या बन के आ जाएगा? ये पूरा इक्वेशन बन गया dx ओवर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू dy ओवर x स्क्वायर। यहाँ से आप बना सकते हैं इजीली, वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं। ये आपके पास बनता है x स्क्वायर dx माइनस का y स्क्वायर dy इक्वल्स टू 0। इजीली इंटीग्रेट हो सकता है एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो यहां से अगर आप इसे इंटीग्रेट कर लें, दिस इज एक्स क्यूब बाय 3 माइनस का वाई क्यूब बाय 3 इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट c1। तो यहां से मेरे पास फर्स्ट सॉल्यूशन बहुत सिंपल बन के आ गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और 3 को भी मैंने राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर लिया, तो 3c1 इट्स अ कांस्टेंट और मैंने इसको डिनोट कर लिया कैपिटल A। ये मेरे पास आ जाता है इसका फर्स्ट सॉल्यूशन, इजीली निकाल लिया। इसी तरीके से एक दूसरा सॉल्यूशन और निकालना है, तो अब आप चाहे तो फर्स्ट, और ध्यान से देखें, फर्स्ट और थर्ड ले सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड ले लूं तो दोनों से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और फर्स्ट और थर्ड में एक्स और जेड आता है, तो मेरे पास भी एक्स और जेड ही अपॉन में बच रहा है, तो मैं फर्स्ट थर्ड भी ले सकती हूँ। दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है कि मैं सेकंड और थर्ड ले लूं। अगर हम सेकंड और थर्ड लें तो क्या हमें आंसर मिल पा रहा है, ये भी हमें देखना होगा। अगर हम सेकंड और थर्ड लें तो हमारे पास एक x रिमेनिंग रह जाएगा, ये कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ पर जो लेने जा रहे हैं रेशो, वो मेरे पास होगी फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहाँ से हम फर्स्ट थर्ड ले लेते हैं। फर्स्ट थर्ड से मुझे इजीली आंसर मिल रहा है, तो फर्स्ट आपके पास है dx ओवर वाई स्क्वायर जेड, दिस इज इक्वल्स टू dz ओवर एक्स वाई स्क्वायर। यहां से वाई स्क्वायर को आपने कैंसिल किया, अब पूरा इक्वेशन कन्वर्ट हो गया dx अपॉन z, दिस इज इक्वल्स टू dz ओवर x। इजीली वेरिएबल सेपरेबल है, x को dx के साथ ले जाओ तो x dx, z को dz के साथ ले जाइए, इधर ले जाइए z को, तो और इसे ट्रांसफर कर लिया, z dz इक्वल्स टू 0। इंटीग्रेट कर लें x dx, तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस का जेड स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट c2, और यहां से मैं इसे सिंप्लीफाई वे में लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल B। ये मेरे पास इसका आ गया सेकंड सॉल्यूशन। तो मुझे किसी भी तरीके से ग्रुपिंग करके दो सॉल्यूशन निकालने जहां से इजिली निकाल सके। अब आपको इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है, तो जनरल सॉल्यूशन लिखने का क्या तरीका होगा? जनरल सॉल्यूशन हम क्या दे रहे हैं, एक आर्बिट्री फंक्शन ले लें फाई, इसके अंदर अपना फर्स्ट सॉल्यूशन लिखें। ये जो आपने फर्स्ट सॉल्यूशन निकाला है ये आपको u दे रहा है, हमने लेट किया था कि एक फंक्शन आएगा u, और जो आपने सेकंड सॉल्यूशन निकाला है ये आपको सेकंड फंक्शन दे रहा है v। तो लिखना कैसे है, फाई में फर्स्ट फंक्शन मतलब फर्स्ट सॉल्यूशन, तो फर्स्ट सॉल्यूशन आपके पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, कॉमा सेकंड सॉल्यूशन जो आपने निकाला, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस पीडीई। बस आपको इतना काम करना है, किसी भी तरीके से आपको दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो आई थिंक ये ग्रुपिंग आपको समझ आ गया होगा। इसी के बेस पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है सॉल्व p माइनस क्यू इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस वाई। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म कैपिटल P स्मॉल p q दिस इज इक्वल्स टू r, कंपैरिजन स्मॉल p, इसका मीनिंग कैपिटल P इक्वल्स टू 1, q इक्वल्स टू स्मॉल q, तो कैपिटल Q की वैल्यू -1 एंड राइट हैंड साइड r, दिस इज इक्वल्स टू लॉग x प्लस वाई। अब इसकी हेल्प से यहां पर जब आप इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मूला dx ओवर p, दिस इज इक्वल्स टू dy ओवर q, दिस इज इक्वल्स टू dz ओवर r। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जस्ट आप वैल्यू पुट करिए, dx ओवर 1, दिस इज इक्वल्स टू dy ओवर -1,
दिस इज इक्वल्स टू dz ओवर log x प्लस वाई। फिर से ग्रुपिंग पे मैं नंबर डालती हूँ, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो अगर आप फर्स्ट और सेकेंड को ध्यान से देखें, पूरा एक्स और वाई में रखा है, एक सॉल्यूशन निकालना बहुत इजी है। तो हमने यहाँ पर ग्रुपिंग स्टार्ट की, और जब आप ग्रुपिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने सेलेक्ट किया फर्स्ट एंड सेकेंड, जो एक सॉल्यूशन मुझे बहुत इजीली प्रोवाइड करा रहा है। तो हमने फर्स्ट और सेकेंड को लिया, ये आपने ले लिया dx अपॉन 1 इक्वल्स टू dy ओवर -1। तो आपके पास क्या इक्वेशन बन गई, dx प्लस dy इक्वल्स टू 0। dy को इधर ले गए, इंटीग्रेट कर लिया, x प्लस वाई इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट c1। एक सॉल्यूशन तो सिंपल सा आ गया। अब निकालना एक सॉल्यूशन और चाहिए। अब देखिए, अगर मैं सेकंड और थर्ड की ग्रुपिंग करूं तो मुझे कोई सॉल्यूशन तो मिल नहीं रहा। यहाँ पर अगर हम सेकंड को देखें तो y है, और थर्ड में देखें तो ये dz अपॉन में x प्लस वाई रखा है, x प्रॉब्लम करता है। तो हमारे पास अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को देखूं तो सेम प्रॉब्लम है। तो ना तो हम डायरेक्टली आंसर फर्स्ट थर्ड से निकाल पा रहे, ना सेकंड थर्ड से, लेकिन हमारे पास एक चीज बनी है, वो है x प्लस वाई, और x प्लस वाई सेम एज इट इज यहाँ रखा है। तो इसका हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, मान लीजिए आपने ले लिया फर्स्ट थर्ड या सेकंड थर्ड, ये अब आप पे छोड़ते हैं कि आप कोई सा भी दो इसमें से रेशो ले लें। मान लीजिए हमने ले लिया फर्स्ट और थर्ड, तो हमने फर्स्ट और थर्ड रेशो लिख लिया dx अपॉन 1 इक्वल्स टू dz अपॉन log x प्लस वाई। अब x प्लस वाई का यूज करते हैं, जो हमने फर्स्ट सॉल्यूशन निकाल लिया कि x प्लस वाई किसके इक्वल है, कांस्टेंट c1 के। तो हमने अपने पास ये रेशो चेंज कर ली, dz अपॉन log c1 कांस्टेंट बन गया। तो अब आप क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे dx इक्वल्स टू dz अपॉन log c1, ये पढ़ेंगे। आपसे कहा जा रहा है इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो log c1 तो कांस्टेंट हो गया, सॉल्यूशन कैसे निकालने, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें। dx का इंटीग्रेशन x इक्वल्स टू 1 अपॉन log c1 इज अ कांस्टेंट, एंड dz का इंटीग्रेशन इज z प्लस एनी कांस्टेंट c2। ये आपके पास इसका इंटीग्रेशन आ गया। अब यहां से आप इसका एक कैसे निकाल सकते हैं, यहां पर आप c1 की वैल्यू पुट कर लें। तो जैसे ही आप इसमें c1 की वैल्यू पुट करेंगे, क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू, क्योंकि c1 तो हमने लेट किया था कि x प्लस वाई के प्लेस पर हमने c1 लिया, तो बस c1 की वैल्यू लिख रहे हैं, z अपॉन log x प्लस वाई, ये आपने c1 की वैल्यू लिखी, प्लस c2। तो यहां से सेकंड सॉल्यूशन आप क्या पढ़ रहे हैं, सेकंड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं x माइनस z ओवर log x प्लस वाई, दिस इज इक्वल्स टू c2। ये आपके पास आ गया सेकंड सॉल्यूशन। तो यहां डाल लेते हैं अब आप सेकंड सॉल्यूशन। अब आपको इसका लिखना है जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन लिखने का क्या तरीका होगा, दिस इज जनरल सॉल्यूशन, फाइल लीजिए फंक्शन ब्रैकेट, फर्स्ट सॉल्यूशन इज x प्लस वाई, कॉमा सेकेंड सॉल्यूशन जो भी निकाला x माइनस z ओवर log x प्लस वाई, दिस इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन। तो आप किसी भी तरीके से दो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो एक तरीका तो सीधा सीधा फर्स्ट एग्जांपल आपने देखा ग्रुपिंग से डायरेक्ट आंसर, सेकंड एग्जांपल में आपने देखा कि हमने फर्स्ट सॉल्यूशन का यूज कर लिया सेकंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में, क्योंकि एक फैक्टर रखा था x प्लस वाई। x प्लस वाई की सीधी सीधी वैल्यू मिल रही थी c1, जिसका हमने यूज कर लिया सेकंड सॉल्यूशन में। तो हम इस तरह से भी आंसर निकालते हैं। इसी तरीके से एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। यहां देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पर वाई स्क्वायर पी माइनस एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू एक्स जेड माइनस 2y। अब आप फिर से इसे कंपैरिजन करें स्टैंडर्ड फॉर्म से, और स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो कैपिटल P आपको क्या मिलता है, स्मॉल p का कोफिशिएंट, दिस इज वाई स्क्वायर, कैपिटल Q माइनस एक्स वाई, एंड R राइट हैंड साइड x z माइनस 2y। तो जितनी भी पॉसिबिलिटी यहाँ ग्रुपिंग में है, हर टाइप का मैंने एक एग्जांपल ले लिया। अब यहाँ पर अगर हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करें, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है dx अपॉन p इक्वल्स टू dy ओवर q इक्वल्स टू dz ओवर r।
So auxiliary equation is dx over p. P is y square. dy over q minus xy. dz over r meaning x z minus 2y. फ्रैक्शन पे नंबरिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. फ्रैक्शन पे नंबरिंग की फर्स्ट और सेकेंड फ्रैक्शन को अगर हम लें, ग्रुपिंग कर दें फर्स्ट और सेकेंड की, तो देखिए क्या कोई फायदा होगा. dx ओवर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू dy ओवर माइनस का xy. अगर हमने इन दोनों की ग्रुपिंग की तो y से ये एक y कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी dx ओवर y इक्वल्स टू dy ओवर माइनस का x. मीनिंग बेनिफिट होगा, आप x को इधर ले जाएं और y को यहाँ ट्रांसफर कर दें, तो ये आपके पास इक्वेशन क्या बन जाती है. दिस इज x dx प्लस y dy. दिस इज इक्वल्स टू 0. इजीली इंटीग्रेट होता है. x dx मीनिंग x स्क्वायर बाई 2 प्लस y स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट c1. तो आप इसे सिंप्लीफाई वे में लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 2c1. कोई और कांस्टेंट ले लिया a. ये आपके पास एक सिंपल सा सॉल्यूशन आ गया फर्स्ट और सेकंड की ग्रुपिंग से. अब आपको फिर से सोचना है सेकंड सॉल्यूशन हम कहां से निकालें. फर्स्ट सेकंड तो ले चुके, या तो फर्स्ट थर्ड को देखो या सेकंड थर्ड को देखो. अगर हम फर्स्ट और थर्ड को देखें तो ध्यान से देखें, फर्स्ट और थर्ड को कोई फैक्टर कैंसिल नहीं होगा. और अगर हम सेकंड और थर्ड पर फोकस करें, सेकंड और थर्ड को अगर हम एक साथ लिख कर देखें तो ये आपके पास बनता है dy ओवर माइनस एक्स वाई. दिस इज इक्वल्स टू dz ओवर x z माइनस 2y. यहां से क्या होता है, ये x इसके साथ कैंसिल आउट होता है और आपके पास इक्वेशन रह जाती है dy ओवर माइनस वाई इक्वल्स टू dz ओवर z माइनस 2y. अब आप देखते हैं कि देखिए यहाँ डायरेक्टली इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है. इस साइड का तो पॉसिबल है, dy ओवर y log y में हो सकता है, लेकिन dz ओवर z माइनस 2y रखा है, मीनिंग माइनस 2y है यहाँ पर एक्स्ट्रा भी. इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है. कैसे करें, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई में इसको लेके जा रही हूँ. ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए क्या इक्वेशन फॉर्म होगी. z माइनस 2y dy. दिस इज इक्वल्स टू माइनस का y dz. सेपरेट कर रही हूं, z dy माइनस का 2y dy सेपरेट किया. दिस इज इक्वल्स टू माइनस का y dz. राइट हैंड साइड की टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर किया. z dy प्लस y dz एक साथ ले लिया, प्लस माइनस 2y dy इक्वल्स टू 0. तो मैंने क्या किया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई की और उसके बाद बस टर्म की अरेंज किया. y dy यहां से तो इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल नजर आ रहा होगा. y का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में ही करना है, y स्क्वायर बाय 2 इजीली होगा. प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है फर्स्ट. अब इस टर्म को अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज z dy. इस तरह से समझे, z एज इट इज y का डिफरेंशिएशन प्लस y एज इट इज z का डिफरेंशिएशन. क्या फॉलो हो रहा है, प्रोडक्ट रूल फॉलो हो रहा है डेरिवेटिव का. किसका डेरिवेटिव कर रहे हो, z एज इट इज y का डिफरेंशिएशन प्लस y एज इट इज z का डिफरेंशिएशन. तो डिफरेंशिएशन कर किसका रहे हो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो zy का. दिस इज टोटल डेरिवेटिव ऑफ zy. देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज y का डेरिवेटिव dy प्लस इसके बाद आपके पास क्या आ गया, नेक्स्ट आपके पास आता है y को आपने एज इट इज रखा, z का डेरिवेटिव dz माइनस का 2y dy. दिस इज इक्वल्स टू 0. आई थिंक अब आपको फर्स्ट टर्म समझ में आ गए होंगे. दिस इज टोटल डेरिवेटिव किसका है, zy का. अब कर लीजिए इसको इंटीग्रेट. zy का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट, तो ये आपके पास आ गया zy माइनस का 2y का इंटीग्रेशन. दिस इज 2y स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट c2. 2 से भी 2 कैंसिल करिए तो आपके पास सेकंड सॉल्यूशन क्या निकल के आता है, दिस इज zy माइनस का y स्क्वायर. दिस इज इक्वल्स टू c2. दिस इज सेकंड सॉल्यूशन. अब जब आपके पास सेकंड सॉल्यूशन आ गया, अब तो आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना है. तो जनरल सॉल्यूशन कैसे लिख रहे हैं,
उसी तरीके से लीजिए जनरल सॉल्यूशन के लिए, दिस इज जनरल सॉल्यूशन। 5 फर्स्ट आंसर जो आपने निकाला वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और सेकेंड आंसर आपने निकाला है जेड वाई माइनस का वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर जनरल सॉल्यूशन। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए ये थर्ड एग्जाम्पल बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी का था कि हमने यहाँ इंटीग्रेट कैसे किया, लेकिन काम ग्रुपिंग से ही कर रहे हैं अभी भी। अब हम आते हैं इस एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है p प्लस 3q इक्वल्स टू 5z प्लस 10y माइनस 3x। आई थिंक अब देखकर आप इसमें डायरेक्टली मुझे बता सकते हैं कि कैपिटल P क्या है। दिस इज 1, कैपिटल Q, स्मॉल q का कोफिशिएंट 3 एंड राइट हैंड साइड फंक्शन 5z प्लस 10y माइनस 3x। अब आप इसकी डायरेक्टली ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखें। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम क्या बना रहे हैं, dx ओवर कैपिटल P 1, dy over capital Q meaning 3, dz over capital R, this is 5z plus 10 y minus 3x. This is first fraction, second fraction and third fraction. एक सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, नजर आ रहा होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो सबसे पहले फर्स्ट सॉल्यूशन लिख लेते हैं जो बहुत सिंपली बन रहा है बाय ग्रुपिंग। ये आपके पास बन गया dx ओवर 1 इक्वल्स टू dy ओवर 3। क्या कर लें, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3dx माइनस dy इक्वल्स टू 0, ये लिख सकते हैं। इंटीग्रेट कर लें, इंटीग्रेट करेंगे तो 3x माइनस का y इक्वल्स टू c1, ये बना लिया आपने। अब आप देखिए कि आपके पास जो थर्ड फ्रैक्शन है इसके अंदर एक फैक्टर रखा है y माइनस 3x, लेकिन आपके पास है 3x माइनस वाई, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस कॉमन ले लें तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस 3x इक्वल्स टू अदर कांस्टेंट कैपिटल A, ये लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप इसमें से माइनस कॉमन लेंगे आप ये बना लेंगे दिस इज इक्वल्स टू c1, और इस माइनस को अगर आप c1 के साथ यहाँ ले जाए तो आप इसे लिख सकते हैं y माइनस का 3x इक्वल्स टू माइनस c1, और माइनस c1 की जगह आपने एक दूसरा कांस्टेंट ले लिया कैपिटल A, तो आपके पास एक सॉल्यूशन ये बन के आ गया, दिस इज सॉल्यूशन नंबर 1। ये आपने सॉल्यूशन फॉर्म कर लिया। अब y माइनस 3x कांस्टेंट टर्म है, यूज कर लीजिए अपने थर्ड फ्रैक्शन में, जैसे अभी हमने इससे प्रीवियस एग्जाम्पल में भी किया है, और कोई सा भी आप यहाँ से फैक्टर ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। फर्स्ट थर्ड ले लें या सेकंड थर्ड ले लें, दोनों से आंसर मिलेगा, ये आपकी चॉइस। तो हम ले रहे हैं फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड दोनों फ्रैक्शन को एक साथ लिखते हैं, dx अपॉन 1 मीनिंग dx इक्वल्स टू dz अपॉन 5z प्लस 10। अब y माइनस 3x, तो y माइनस 3x की वैल्यू क्या पुट करने जा रहे हैं, कांस्टेंट a, ये पुट कर लिया। अब यहां पर आपके पास ये कांस्टेंट a आ गया। अब यहाँ देखिए आपको सिर्फ इंटीग्रेशन करना बचा है। अगर आपका इंटीग्रेशन का पार्ट स्ट्रांग है तो आप यहाँ से डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, आपको इंटीग्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी अलग से करने की। और अदरवाइज आप को मैं इंटीग्रेशन करके दिखाती हूँ कैसे कर रहे हैं। dx का इंटीग्रेशन तो x इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड की बात करते हैं, मुझे यहाँ इंटीग्रेशन लेना है dz अपॉन 5z प्लस कॉन्स्टेंट, मैं इसे कॉन्स्टेंट पढ़ रही हूँ बार बार, दिस इज 10a। तो इसका मीनिंग मैं क्या करूं, 5z प्लस कॉन्स्टेंट को कुछ लेट कर लें, दिस इज t, डिफरेंशिएट करें 5dz, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, दिस इज dt। तो dz आपने क्या बना लिया, आपने dz बना लिया dt बाय 5। तो एक्चुअली इंटीग्रेशन है क्या, dz की वैल्यू आ गई dt अपॉन 5, और 5z प्लस 10a को आपने क्या लेट किया, t। तो इसका मीनिंग आपके पास इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई 1/5 log t। तो मेरे पास यह राइट हैंड साइड का क्या आंसर आएगा, 1/5 log t, और t क्या लेट किया हुआ है, दिस इज 5z प्लस 10a प्लस एनी कांस्टेंट c2। बस अब आप यहाँ 10a की वैल्यू पुट करिए और अपना आंसर लिख लीजिए। सो x इक्वल्स टू 1/5 log 5z प्लस 10, a आपने क्या लिया है, आपने a लिया है y माइनस 3x प्लस c2। तो ये आपके पास यहां से सेकंड सॉल्यूशन बनता है।
तो आप चाहे तो 5 से इधर मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आ गया 5x माइनस लॉग, आप इसे और सिंप्लीफाई वे में लिख सकते हैं 5z प्लस 10 y माइनस 3x, दिस इज इक्वल्स टू 5 से मल्टीप्लाई करें 5c2, और 5c2 को एक दूसरा कांस्टेंट लेट कर सकते हैं इसके प्लेस पर b। दिस इज सेकेंड सॉल्यूशन। अब आपको लिखना है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन लिखने का तरीका, जनरल सॉल्यूशन का तरीका, तो जनरल सॉल्यूशन जैसे अभी लिखना सीखा है उसी तरीके से लिख ले। 5 फर्स्ट फंक्शन मतलब फर्स्ट आंसर आपने निकाला हुआ है y माइनस 3x, कॉमा सेकेंड सॉल्यूशन निकाला हुआ है 5x, ये रहा सेकेंड सॉल्यूशन, माइनस एज इट इज लिखते चले जाए log 5z प्लस 10 y माइनस 3x, और ये आपके पास आ गया सेकेंड सॉल्यूशन की वैल्यू रखी, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन की ही अप्रोच का यूज किया है, बस थोड़ा सा इंटीग्रेशन में था। अगर इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली कर सकते हैं तो डायरेक्टली कर लें, अदरवाइज आपको अलग से बता दिया। तो ये आपके ग्रुपिंग का तरीका है कि इस तरीके से आप यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसी के यहाँ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने यहाँ डाले हैं ग्रुपिंग के, तो आप इन्हें करें, और अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई थिंक आपको लेग्रांज का एक ग्रुपिंग क्लियर होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लेग्रांज बाय यूजिंग मल्टीप्लायर या बोथ, कि मल्टीप्लायर भी करें, मल्टीप्लायर भी लें, ग्रुपिंग भी करें, वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू सो मच।